देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस कराया था। लेंस मेकर पूरा हो गया। ठीक है, चलो एक बार लेंस मेकर की प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, आप लोग कॉपी निकालो, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग स्टार्ट करो। कॉनकेव का, कॉन्वेक्स के थ्रू मैंने करा दिया, कॉनकेव का डायग्राम बना रहा हूं, उससे करो। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर, लेंस मेकर कहां करा भाई, है ना? पूरा नहीं हुआ था। लेंस मेकर फॉर्मूला देखिए, यहां पर दो चीजें लगेंगी। ठीक है, पहले रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, यानी μ1 से लेके μ2 की तरफ, और दूसरा होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यानी μ2 से μ1 की तरफ होगा, है ना? तो भैया डायग्राम देख लीजिए पहले, डायग्राम कैसे बनेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, तीन कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। पहली ये देखिए, यहां से यहां पे रह गई और एक रे यहां से आ रही है, जो रे पोल से आएगी उसका रास्ता चेंज नहीं होता। अब ये रे गई, आपको पता है ये वाला, इस वाले फेस पे इसका रिफ्रैक्शन होना, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होगा वो रेयर से कहां होगा, डेंसर, यानी μ1 से लेके μ2 की तरफ, है ना? चलो, लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बैंड करेगी, बैंड करेगी, और ये यहां तक ऐसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन आपको पता है इसका दूसरा फेस भी आ गया यहां पर, ये इसका नॉर्मल ऐसे होगा, यहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि भैया केवल यही वाला फेज होता तो एक ही रिफ्रैक्शन होता, और उसमें आपकी जो रे होती ना वो यहां पे आती और इस रे से मिलती और इमेज यहां बनती आपकी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सेकंड रिफ्रैक्शन भी हुआ, और सेकंड रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर, है ना? तो लाइट नॉर्मल से क्या होगी, दूर बैंड होती है, ये नॉर्मल ही है ना, इससे दूर बैंड रहेगी, तो यहां पे बन गई आपकी इमेज। ध्यान दीजिए, इस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन हुआ, इससे इस रे से रिफ्रैक्शन हुआ, पहला रिफ्रैक्शन, तो इमेज यहां बनी। लेकिन जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी बार में इसका रिफ्रैक्शन हुआ ना, तो इमेज यहां बनी। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट फोर I1 फर्स्ट रिफ्रैक्शन, क्या है, फर्स्ट, पहले रिफ्रैक्शन के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज फोर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए क्या है भैया, आपकी इमेज है। लेकिन जब इसका सेकंड, जब दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ तो इसका रिफ्रैक्शन हुआ ना, तो इमेज यहां बनी। तो इसका मतलब यही क्या है, ऑब्जेक्ट फोर सेकंड रिफ्रैक्शन, और उसकी इमेज कहां बनी, सेकंड रिफ्रैक्शन की इमेज फोर सेकंड रिफ्रैक्शन। फटाफट इस डायग्राम को कॉपी में बनाओ, फिर साथ साथ में करेंगे डेरिवेशन। यहां से यहां तक की दूरी को हम लिखते ही हो, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना। पहले रिफ्रैक्शन की जो इमेज थी वो थी ए, उसकी दूरी को हमने लिख दिया v1, और दूसरे रिफ्रैक्शन की इमेज को, यानी फाइनल इमेज जो थी आपकी वो ये थी, उसको ये डिस्टेंस को लिख दिया मैंने v। मैं बात कर रहा हूं पहले रिफ्रैक्शन की, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। अभी रुक जाओ, अभी मत करना, बाद में कर लेना। पहला रिफ्रैक्शन μ1 से कहां पे हुआ है, μ2 की तरफ। कहां हुआ है, μ1 से μ2 की तरफ हो रहा है। μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर का, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर का, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अब मैंने बता रखा है आपको, क्या है, R1 है, और इसका क्या है, R2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1 बराबर में μ2 अपॉन में इमेज, पहले रिफ्रैक्शन की इमेज क्या है, v1 क्या है, और μ1 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहले रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट कौन है, ये u। ठीक है, सेकंड रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड रिफ्रैक्शन देखिए क्या होगा, μ2 से कहां पे हुआ है, μ1 की तरफ, है ना? तो ये क्या होगा फॉर्मूला, μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2, सेकंड रिफ्रैक्शन में जो फेज यूज हुआ है उसका रेडियस क्या है, R2 है ना, R2 है ना, ये देखो। और ये होगा बराबर में μ1 अपॉन में इमेज, सेकंड रिफ्रैक्शन की इमेज क्या है, ये रही,
दूरी कितनी है v, माइनस म्यू टू सेकेंड रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी दूरी क्या है v1 है। अच्छा इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, तो म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा ये, अपॉन में r2 बराबर में म्यू वन v माइनस म्यू टू अपॉन में u v1। सेकंड रिफ्रैक्शन है, आप सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये साइड और ये साइड तो भैया ठीक है, ये हो जाएगा आपका म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में r1 माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में r2 बराबर में ये और ये, देखो ये और ये वाली टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। देखिए म्यू टू अपॉन में v1 म्यू टू अपॉन में v1 कैंसिल हो गया। ये बचा भैया आपका इधर म्यू वन अपॉन में v, और इधर से क्या बचा म्यू वन अपॉन में u, है ना, ये हो गया। अब ये वाला ऊपर वाले टर्म क्या होगी, म्यू टू माइनस म्यू वन, ये क्या 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2, और ये क्या होगा म्यू वन कॉमन ले लीजिए, 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u, ठीक है। अच्छा आपको पता है क्या होता है, 1 बाय में f होता है, क्या होता है 1 बाय में f होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, फाइनली आंसर आपका जो होगा ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन में f हो जाएगा, है ना, और इधर क्या आएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2, है ना। अब म्यू वन को इधर ले आओ, तो आपका ये आंसर आने वाला इधर की तरफ देखो, तो आएगा 1 बाय में f इक्वल्स टू में म्यू टू अपॉन में म्यू वन माइनस, देखिए जब इस म्यू वन को इधर लाओगे ना तो इसके डिवाइड में आएगा दोनों की, तो एक बार क्या होगा म्यू टू अपॉन में म्यू वन, एक बार क्या होगा 1, और ये होगा 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2। इसको पूरे को लेंस कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं लेंस कांस्टेंट। ये हर लेंस के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। जो चेंज होगा तो यही टर्म चेंज होगी, इसी के चेंज होने की वजह से फोकल लेंथ में बदलाव आता है आपका, ठीक है। तो इसी को आगे लिखते हैं 1 बाय में f इक्वल्स टू में लाइट 1 से 2 मीडियम में आ रही है, माइनस ये क्या होगा 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2, ये हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। फटाफट जल्दी से कीजिए अपनी कॉपी में, आगे बढ़ते भैया। ये कॉनकेव था ना, कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव लेंस इस तरीके से होता है, बाई कॉनकेव लेंस। देखिए किस तरीके से डेरिवेशन करेंगे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। एक रे ऐसे गई, जो ऐसे थी तो वो तो निकल गई सीधी सीधी, एक रे इस तरीके से गई, है ना। अब इस वाला जो ये वाला जो फेज है, उसका जो फेज जिस साइड में कर्व है वो लेफ्ट साइड है ना, तो इसका जो नॉर्मल खींचेगा वो इस तरीके से खींचेगा, और लाइट क्या होगी नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। क्यों, क्योंकि भैया लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से डन से जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, ठीक है। और मान लीजिए केवल यही रिफ्लेक्शन होता तो इमेज आपकी कुछ इस दिशा में बनती, ऐसा, इस पाथ को रिट्रेस करते हुए आपकी इमेज यहां बन गई, इमेज यहां बनती। लेकिन आपको पता है भैया अभी एक रिफ्लेक्शन और होना है इस वाले फेस पे, इसका नॉर्मल ये ना, लाइट कहाँ जा रही है डेंसर से रेयर, तो लाइट नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इधर चली जाएगी, है ना। तो अब इस वाले पाथ को रिट्रेस करता हूं इसको, आपकी इमेज ये यहां बन रही है। ये कौन सी इमेज है, ये फाइनल इमेज है, क्या है ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले रिफ्रैक्शन की इमेज है और ये दूसरे रिफ्रैक्शन की इमेज है। और आप सबको पता है कि जो पहले रिफ्रैक्शन की इमेज होती है वो दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट भी होती है, याद नहीं याद है। तो भैया इसको हमने लिख दिया, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये है पहले रिफ्रैक्शन की इमेज जिसको दूरी को हमने क्या लिखा है v1, और ये दूसरे रिफ्रैक्शन की इमेज है उसको लिख दिया v। और ये इसका दो दो काम है, ये इमेज है फर्स्ट रिफ्रैक्शन की और ये ऑब्जेक्ट है सेकंड रिफ्रैक्शन की। फटाफट डेरिवेशन को कीजिए, सेम वही है सब कुछ, नहीं भैया कुछ नहीं करना। पहला रिफ्रैक्शन इस वाले फेस से हो रहा है जो कि रेयर से डेंसर है, ठीक है। इस वाले फेस का रेडियस आपको क्या लेना है r1 और r2 लेना है, ठीक है। यहां पर रेयर से डेंसर हो रहा है तो आपको पता है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या r1 है, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया दूसरे मीडियम का म्यू टू, और ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या है v1 है, माइनस
μ1 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि क्या यू, इस वाले फेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर, जो कि क्या होगा μ1 माइनस μ2 अपॉन में क्या होगा, फेस का रेडियस क्या है r2, μ1 अपॉन में इमेज क्या बनेगी v, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भैया v1 बनेगा। दोनों को ऐड करोगे फॉर्मूला बिल्कुल सेम आना है, ठीक है आपका। अच्छा एक बात ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन, अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो कॉन्वेक्स का जो रेडिया पहला फेज होता है, साइन कन्वेंशन अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का पहला फेज क्या होता है, राइट साइड में होता है। क्या होता है, पहले फेस का जो कर्व होता है कहां होता है, राइट साइड में, तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, राइट साइड में, और जो रेडियस राइट साइड में होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, सेकंड फेस का जो कर्व बन रहा है वो लेफ्ट में बन रहा है, कहां बन रहा है, उसकी रेडियस क्या होगी, नेगेटिव होगा। ऐसे कॉनकेव में अब देखोगे पहले फेस का जो कर्व बन रहा है कहां बन रहा है, लेफ्ट में, तो रेडियस क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी। और दूसरे फेस का जो कर्व है वो कहां बन रहा है, राइट में, तो इसकी रेडियस क्या होगी भैया, पॉजिटिव होगी। इस चीज को ध्यान रखना, लिख लेना साइड में, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी लेंस, इक्वी लेंस हो जा सकता है, इक्वी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अगर इक्वी कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है तो उस केस में आपकी रेडियस r1 बराबर में r2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो भैया कॉन्वेक्स साइड की तो क्या होगा, कॉन्वेक्स की तो रेडियस रहेगी आपकी यार, कॉन्वेक्स साइड की रेडियस रहेगी यार, लेकिन प्लेन साइड की क्या रहेगी, इन्फिनिटी, क्या रहेगी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो काफी हेल्पफुल है ये क्वेश्चन। एक लेंस को अगर आप दो, एक लेंस है जिसकी रेडियस क्या है भैया, सेम है, अगर उसको आधा कर दीजिए, आधा कर दोगे तो ये शो करो कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करो यार शो, ये शो करना है कि एक लेंस है, ठीक है, जिसकी दोनों इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, उसको आधा करके उसकी रेडियस जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाएगी। शो करो, शो दैट द फोकल लेंथ ऑफ हाफ प्लेनो कॉन्केव लेंस और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ द प्लेनो का, मतलब एक साइड प्लेनो की दूसरी कन्वेक्स होगी, समझ गया। शो दैट द फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस is twice that of the equiconvex lens, equiconvex lens, इक्विकॉन्वेक्स लेंस बोलूंगा दोनों रेडियस क्या होगी, बराबर होंगी, रहेंगी दोनों की, ठीक है। और प्लेनो बोलूंगा तो एक साइड की रेडियस क्या होगी, दो, प्रोवाइडेड दैट रेडियस क्या होनी चाहिए, सेम, रेडियस सेम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होना चाहिए, सेम। रेडियस भी सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, कोई भी नहीं है। देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स, हम कह रहे हैं इक्वी कॉन्वेक्स, पहले कह रहे हैं इक्वी कॉन्वेक्स, R1 और R2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, लेकिन जब आप डालोगे तो R1 की यहाँ पे R डालोगे, R2 यहाँ पे -R डालोगे, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगी ना। तो फोकल लेंथ मैंने मान लिया F1 है, वो क्या होगा μ1, देखिए 1 2 -1, और क्या होगा 1 बाय में R1, ये पॉजिटिव होगा, R1 यहाँ पे आ रहेगा, -1 बाय में R, ये हो जाएगा आपका, ये आएगा μ12 -1, और ये क्या हुआ 2R हो गया, ये होगी पहली इक्वेशन। अब प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करो, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा भी आपका, पहली साइड प्लेन होगी, दूसरी साइड क्या होगी, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका R1 क्या होगा, इन्फिनिटी, प्लेन है ना, और R2 क्या होगा, -R के बराबर होगा, R2 क्या होगा, तो भैया इस केस में फोकल लेंथ F2 इक्वल्स में μ12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, 1 बाय में R1 की यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी, माइनस माइनस 1 बाय में R है, और ये हो जाएगा आपका 1 बाय में F2 इक्वल्स टू में μ12 -1, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 बाय में R हो जाएगा आपका, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए
इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा F2 अपॉन में F1, है ना। और ये वाली टर्म ऐसी आएगी μ12 -1 और 2 अपॉन में R, और ये क्या होगा μ12 -1 1 बाय में R। ये और ये क्या होगा भैया, कैंसिल हो गया, R से R क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे कि F2 इक्वल्स में 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा F1। प्रूफ कर दिया, कर लो भैया। देखिए कॉन्वेक्स लेंस को आपने डेंस, ये रेयर मीडियम है अभी और ये डेंसर मीडियम में रखा गया। दूसरा, कॉन्वेक्स लेंस को आपने रेयर मीडियम में रखा है, मतलब ये डेंसर है। तीसरा, कॉन्वेक्स लेंस को आपने μ1 में रखा है और इसका भी क्या μ1 है। तो भैया इन पैरेलल रेस को आगे ट्रेस कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो पैरेलल रेस है ना, इनका डायग्राम आगे ट्रेस कीजिए। मतलब इन, देखिए यहां से तो ऐसे जान दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ऐसे कर दो, ठीक है। अब यहां पे खींच दो नॉर्मल, इसका नॉर्मल ये रहा, इसका नॉर्मल ये रहा, यहां पर भी ऐसी नॉर्मल खींच दो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी लाइट कहाँ आ रही है, रेयरर से डेंसर में, और रेयरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। देखिए आप जहां पे रखा हुआ है लेंस, वो कैसा मीडियम है, डेंसर है, और लेंस खुद क्या है, रेयरर है। तो लाइट जब ये नॉर्मल है, ये क्या है, इस वाले फेस के ऊपर नॉर्मल है, तो लाइट क्या है, रेयरर से नॉर्मल की तरफ बेंड जाएगी, ये लाइट ऐसे जाएगी और ये लाइट ऐसे जाएगी। तो यानी कैसा बिहेव करेगा ये लेंस, कॉन्वेक्स होने के बावजूद भी कैसा बिहेव कर रहा है, कॉनकेव की तरह। यानी अगर आप किसी भी लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को या कॉनकेव लेंस को ऐसे मीडियम में रख दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस से क्या है, ज्यादा है, तो लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। इस केस में भैया लेंस की प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्योंकि लेंस क्या है, डेंसर है, बाहर क्या है, रेयर है। रेयर में जा रही है लाइट, क्या होगी, नॉर्मल से दूर रहेगी, ये नॉर्मल है। तो भैया क्या हुआ, यहाँ पर फोकस बन रहा है, ठीक है, समझ गया। और इस केस में जहां पे लाइट लेंस रखा हुआ है, लेंस का मीडियम और उस मीडियम का मीडियम सेम है, कोई कोई चेंज नहीं आ रहा, तो लाइट का पाथ भी चेंज नहीं होगा पैरेलल। तो इस तरीके का पाथ आता है आपका। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रखता है, ठीक है। ऐसे कॉनकेव के साथ भी होता है, कॉनकेव के साथ आप इसी का उल्टा कर देना, ठीक है। तो भैया टाटा, बाय बाय। ये क्या बता रहे हैं, इसके जैसे रील में बहुत सारे आते हैं। ओए छोड़ो छोड़ो, लास्ट क्लास में क्या लास्ट क्लास में क्या रहा था तू उसके बाद नहीं हुई है, तू बता जहां तक कराया था तू। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पढ़ा था, क्या नाम है इसका, rotation of rod in a uniform magnetic. देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप एक किसी रोड को रोटेट कराते हो तो वहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने से वहां पर भी क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ आता है। सब कुछ वही आता है जो यहाँ पर होता है, ठीक है भैया। अब देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, है ना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ इसकी बी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भैया, बोलिएगा कोई भी नहीं प्लीज, पूरा टेंशन यहीं पे होना चाहिए। और भाई जिसको जो जो डाउट है ना, वो अपने डाउट को यहाँ पर पे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देगा, मैं सारे डाउट को बता दूंगा एक तरफ से, मतलब कि 2-3 दिन में सारे बच्चों के जितने, ठीक है, एक एक टॉपिक के डाउट बता दूंगा। ये आपने क्या किया, एक रॉड ली, ठीक है, इस रॉड की लेंथ क्या एल है, ठीक है, और आप इसको इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए t0 टाइम पर ये यहां पे था, थोड़ा वक्त बीता और ये रॉड क्या हुई, यहां पे पहुंच गई, ठीक है। लेंथ तो उतनी रहेगी, एल ही रहेगी, लेकिन एंगल कितना बन गया इसका, यहां पर टाइम क्या हुआ, टी प्लस डेल्टा टी हो गया, एंगल कितना बन गया, डेल्टा थीटा बन गया, क्या बन गया। तो जो एरिया में बदलाव आया है वो यहां से यहां तक में बदलाव आया ना, इतने एरिया का बदलाव आया। तो फ्लक्स कितना, फ्लक्स क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, माइनस लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। डेल्टा फाई क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, यहां पर फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से नहीं, क्या चेंज होने की वजह से, एरिया चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू में चेंज इन एरिया अपॉन में डेल्टा टी लिखूंगा, ठीक है। अच्छा आपको बता दूं, इस रॉड की घूमने की स्पीड क्या है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा
ठीक, ओमेगा यही तो होता है एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड, नाम अनेक लेकिन चीज क्या है एक। ठीक है, तो डेल्टा थीटा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है केतु? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, थीटा एंगल है, रेडियस आर है, उसका एरिया क्या होगा? उसको ये भी नहीं पता, देख क्यों नहीं बता रहा मेरे को ये। थीटा अपॉन में 2 पाई इंटू में पाई आर स्क्वायर। ईमानदारी से बताना किसको किसको नहीं पता था, हाथ खड़े करना। ईमानदारी, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना सेक्टर सर्कल का एरिया जो होता है वही होता है। पीयूष कौन? सेक्टर सर्कल का एरिया क्या होता है भैया? थीटा अपॉन में 2 पाई इंटू में पाई आर स्क्वायर। जिसको नहीं पता वो लिख लेगा ये साइड में, ठीक है। ये सेक्टर सर्कल का एरिया होता है, ठीक है, ईएमएफ, ठीक है। तो बी ऐसी लिखिए, डेल्टा टी भैया इसके नीचे लगा दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। डेल्टा ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा ए की जगह पे लिखूंगा डेल्टा थीटा अपॉन में 2 पाई इंटू में पाई एल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि एल जो है वो इस सर्कल की रेडियस होने वाली है, और थीटा आपको पता भैया डेल्टा थीटा है, ठीक है, बराबर है बात केतु? 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा डी, अंदर क्या होगा? बी हाफ एल स्क्वायर, है ना, ये हो गया। डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा डी क्या होता है? ओमेगा, इक्वल्स टू में हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है इसके अंदर? जब एक कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है। इसको लिख लीजिए, आसान है, जिसको नहीं आता वो लिख लो, आगे बढ़ते भैया फिर उसके बाद, ठीक है। जिस प्रकार से हमने मोशनल ईएमएफ में बताया था कि रोड का ये एंड नेगेटिव होगा, ये एंड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसी आधार पर ये ध्यान रखना कि आपको वेलोसिटी, देखिए आपको बता दूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरीके से मूव करेगा सर्कुलर मोशन में। जो आपकी जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो टेंजेंशियल होगी, क्या होगी? और टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स जिधर लगेगा आप निकाल सकते हो। फोर्स कैसे लगेगा बताइए? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, देखिए कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी है ना, तो वेलोसिटी ऐसी है तो उसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी उधर है, तो करंट पीछे आएगा। करंट क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का करंट इलेक्ट्रॉन के लिए उल्टा हो जाएगा ना, तो फोर्स कहां लगेगा? तो फोर्स जहां पे लगेगा। और एक बात बता दूं आपको मैं, हर एंड पर पोलैरिटी की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट रहेगी। क्या रहेगी? बड़ा सिंपल सा, देखिए इस वाले एंड का इलेक्ट्रॉन सबसे तेज घूम रहा है, पता ना, सर्कुलर मोशन में जो एक्सट्रीम पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और जितना आप सेंटर की तरफ आते हो वेलोसिटी लगातार क्या होती है? कम होने लगती है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी थी, तो इस वाले एंड पर, इस पोर्शन पर हाई नेगेटिव चार्ज रहेगा। इधर देखिए, अब वेलोसिटी इधर है तो करंट कहां होगा? इलेक्ट्रॉन का इधर आएगा। तो भैया लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और फोर्स निकाल दीजिए। तो भैया आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहां लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर है, और करंट कहां है भैया? पीछे, तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। फोर्स ऊपर लग रहा है किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। किसके लिए? तो भैया इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कहां जाएंगे? ऊपर की तरफ। कहां जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फोर्स इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इस वाले एंड पर क्या जाएगा? नेगेटिव, और इस वाले एंड पर क्या जाएगा? तो साइड पर कैसा बिहेव करेगा? लेकिन आपको बता दूं यहां पर कम फोर्स रहेगा, इधर ज्यादा, इधर 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 सबसे ज्यादा फोर्स, समझिए फोर्स की वैल्यू वहां पर फोर्स की वैल्यू सेम थी हर जगह पर। यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। पता ना क्यों? मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट जो था वो कम स्पीड से घूम रहा था, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या थी? कम थी। ये वाला पॉइंट ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी घूम रहा था, ये वाला और ज्यादा टेंजेंशियल से घूम रहा था, ये वाला और ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी घूम रहा था, और एंड वाला सबसे ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी घूम रहा था। जहां का चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से चलेगा वहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए? ये ऐसा, ठीक है। और सेंटर पर यहां का इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है।
सर्कुलर मोशन में सेंटर की वेलोसिटी क्या होती है भैया, जीरो। यहाँ की वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर किसी प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। समझ गया? इस तरीके से यहाँ पर पोलैरिटी। अगला बोल भाई, तभी बोल भाई, किसके पास है? देख फाड़ दी, क्यों दी तूने उसे? अरे फाड़ दी, ऐसे दिखाई नहीं रही। अगला टाइम टॉपिक बोल बेटा, टाइम नहीं अपने पास। कि आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं, आधा घंटा थोड़ी पढ़ा दो, आधा घंटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दो, हम सबके लिए बेनिफिशियल होगा वो। ओह माय गॉड, नहीं नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा इस तभी हो सकता है जब मैं आपको काम दूं कि भैया ये करके आओ, आप काफी सारी थ्योरी खुद से पढ़ लो, केवल मैं डाउट बताऊं और केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊं और सारे थ्योरी पढ़ाऊं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं होता भाई, फिजिक्स में कुछ भी आ सकता है उठ के। 2019 का पेपर उठा के देख लियो, तो जो इंपोर्टेंट के अलावा सब कुछ मिलेगा उस पेपर में। समझ गया? इसलिए इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। मैं इसलिए इंपोर्टेंट तू पूछता ना तो मैं बताता नहीं हूं इंपोर्टेंट भाई ये सब पढ़ना है। 2019 के पेपर में जिस जिस टीचर ने केवल इंपोर्टेंट पढ़ाए थे उसके बच्चे पास भी नहीं होते, ऐसा पेपर था। समझ गया? तो सब पढ़ना पड़ता फिजिक्स में। अब तू उम्मीद नहीं थी कि R इक्वल्स टू में 2F, ये डेरिवेशन जिंदगी में नहीं आ सकती कभी भी, लेकिन ये आई थी। सोचो, इसको कोई भी नहीं बताता कि R इक्वल्स में 2F, ये आ भी सकती नहीं आ सकती। अब लेंस मेकर नहीं आया, ये आ गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं आया, ये आ गया। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन थे जिसकी उम्मीद रहती थी 100% आएगा, उनमें से एक क्वेश्चन नहीं आया। मात्र 10 से 15% पेपर मैच करता था, बाकी सब वो पेपर ऐसा आया था कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। समझ गया? तो इसीलिए कोई इंपोर्टेंट नहीं होता। तो पेपर लीक हुआ था केमिस्ट्री और फिजिक्स का। भाई किसने कह दिया? पागल है क्या? आज तक फिजिक्स का लीक ही नहीं हुआ, पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहा है। और 10वीं का पेपर लीक की बात कर रहा, 2019 का बैच में। समझ गया? अब 10वीं का पेपर तो बच्चों के 1 महीने पास पहले पढ़ा है 2019 के बच्चों के। समझ गया? केमिस्ट्री में किसी का लीक नहीं होता, 12वीं का पेपर नहीं लीक होता, 10वीं 20वीं का लीक हो जाता है। तो मैं सोचिए कोई तरह, हाँ भैया अभी ये भी सुन ले कि चलो पेपर से 2 दिन पहले आएंगे, यार पेपर मेरे पे पड़ा हुआ है, 500 रुपये ला, अभी दूंगा। कर लियो, पेपर कुछ नहीं आएगा उसमें से। और तेरे पास ऐसे ऐसे पेपर आएंगे ना, तू भाई यार सही में यार एकदम सेम, ये लग रहा है ये पक्का आ सकता है पेपर दे। ऐसा पेपर बनाते हो लोग, और लोग देते भी 1000 1,500 रुपए के लेते हैं और कुछ नहीं आता उसमें से। मेरे हिसाब से वो भी कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। ये करना, वो भी करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दो, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता रहा हूँ मेरे को 1% भी दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा। कहाँ सहयोग कर रहा है? तुझे मैं करा दूंगा, मेरे को कोई, मैं कहता रहा हूँ कल से मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आधे बैच में करा दूंगा, ठीक है। लेकिन भाई जब मैं जो चैप्टर में रिवाइज के लिए बोलूंगा तो वो रिवाइज आधा आप भी करो ना। अब मैं सारी चीज में थोड़ी रिवाइज कराऊंगा, सारी रिवाइज करूंगा तो ऐसे थ्योरी नहीं हो पाए, वो न्यूमेरिकल नहीं हो सकते। चैप्टर इतने छोटे थोड़े होते हैं। चलो आगे बढ़ो। देखिए भैया जनरेटर, देखिए जनरेटर का ही पोर्शन है ये, इसको कर लो, जनरेटर आपका हो ही गया। और फिर जनरेटर में कुछ बचता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको और जनरेटर को दोनों एक बार करा रखा, जनरेटर फिर हो जाएगा आपका, ठीक है। टॉपिक का नाम है रोटेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रोटेटिंग अ कॉइल। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली है ना, देख लीजिए, ऐसा मत बनाइए इसको, थोड़ा सा अच्छा बना। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। ये अपने एक्सिस पे कुछ इस तरीके, कितनी स्पीड से घूम रही है? ओमेगा से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है बी, और घूमते वक्त किसी इंस्टेंट पर नॉर्मल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा है? थीटा। घूम रही है कॉइल ओमेगा से। जिस इंस्टेंट पर मैंने देखा उस वक्त नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना था? थीटा। और थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? ओमेगा टी के, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन में टी, तो ओमेगा थीटा क्या होगा? ओमेगा इंटू में टी, ठीक है। इस वक्त का फ्लक्स इस टी टाइम, मान लीजिए टी टाइम पे, टी है टी, थीटा क्या? ओमेगा टी है ना, तो इसका मतलब मैं टी टाइम के फ्लक्स की बात कर रहा हूं। तो इस वक्त का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? डी फाई। डी फाई की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? एरिया किसका? कॉइल का। किसका? नंबर ऑफ टर्न किसके अंदर? कॉइल के अंदर। बना कॉस थीटा होता ना फ्लक्स का फॉर्मूला, कॉस ओमेगा टी। ये हो गया आपका इस इंस्टेंट का फ्लक्स। क्या हो गया? इस इंस्टेंट का फ्लक्स आपका इतना है। टी टाइम पर जो एंगल थीटा था उस वक्त आपका फ्लक्स क्या था? इतना था। आपको पता है ये फ्लक्स कैसा है?
कैसे वेरिएबल है केतु बताएगा, क्योंकि टी वेरिएबल है, टी वेरिएबल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। और जहां पर फ्लक्स वेरी करता है वहां पर क्या आता है, इंड्यूस ईएमएफ आता है। क्या आता है, देन इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। बाहर क्या आएगा, वरना बाहर आएगा कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। और बेटा देखिए आपको पता है टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ओमेगा क्या है फालतू, तो यहां पर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ई क्या हो गया, नवाब, क्या आ गया, साइन ओमेगा टी आपका आ गया ईएमएफ। क्या आ गया, रेजिस्टेंस अगर आर है इस कॉइल का तो करंट क्या आएगा, करंट क्या आएगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी नवाब अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। ठीक है भैया। अब आप देख रहे हो यहां पर करंट और ईएमएफ दोनों के साथ साइन लगा हुआ है, दोनों का आपका सॉरी फ्लक्स के साथ क्या लगा है, कॉस लगा हुआ है, ईएमएफ के साथ क्या लगा है, साइन लगा हुआ है। तो भैया ग्राफ भी मैंने आपको बताया था कि ये हो गया आपका किसका, फ्लक्स का ग्राफ। क्या आ गया, तो ईएमएफ का और करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके। तो ये ईएमएफ और करंट को आप दिखा सकते हो, क्योंकि ईएमएफ और करंट के साथ क्या हो सकता है, क्या लगा है वो साइन, और एक किसका होगा, कॉस का, फ्लक्स का। यानी फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ और करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ और करंट क्या होंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। फिर इसको लेके फेज डायग्राम भी आप बना सकते हो, आसान था, याद है नहीं याद है, चार्ज डायग्राम। तो ये आप दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक से मिलकर बना हुआ है, एक जनरेटर है इसमें और दूसरा है मोशन ऑफ द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बोल बेटा। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है भैया, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है भैया। तो यदि कॉइल के अंदर हम क्या करें भैया, कॉइल को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, किसके अंदर रख दें, या छोड़ो वैसा नहीं, ठीक है, कॉइल के अंदर हम करंट डाले वेरिएबल, और वेरिएबल करंट से जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो भी क्या होगी, और वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल के फ्लक्स को बार बार क्या करेगी, चेंज करेगी। क्या करेगी, वही कॉइल उस चेंज को अपोज करेगी, अपोज करने के लिए क्या लाएगी, इंड्यूस ईएमएफ। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को जो अपने अंदर हो रहे चेंज, करंट के चेंज को अपोज करने के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ लाती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल्फ इंडक्शन। समझ गया, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है टेंशु, एक कॉइल के अंदर अगर करंट जो फ्लो हो रहा है वो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो अपोज करता है उसे, नहीं जब एक कॉइल के अंदर जो टाइम वेरिएबल करंट होता है वो फ्लो करता है तो वो जो इंड्यूस। खुश हुआ आज मैं तेरे से, मौज कर, छोड़ दिया तुझे, काफी हद तक इसने ग्रैब करने की कोशिश की। बढ़िया, देख सुन, जब वेरिएबल करंट किसी कॉइल से फ्लो करता है तो वो वेरिएबल करंट उस कॉइल के फ्लक्स को बार बार क्या करता है, चेंज करता है। उस वेरिएबल फ्लक्स को अपोज करने के लिए कॉइल अपने अंदर क्या लाती है, इंड्यूस ईएमएफ लाती है। कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। समझा, शाबाश, थोड़ा पढ़, अच्छा। तो सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है भैया। ये है आपकी कॉइल, इसके अंदर डाल दिया हमने वेरिएबल करंट, बोले तो एसी। क्या डाल दिया, एसी से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, कह रहा है कि जो फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली है, करंट के। जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। जब करंट की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम। यानी फ्लक्स क्या है, वेरिएबल है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, फाइव इक्वल्स टू में एल आई। क्या हो गया, अब आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। तो माइनस एल, बाहर एल कांस्टेंट है, ठीक है, ये जाएगा डी फाइव अपॉन में, सॉरी डी आई अपॉन में डी टी। ये हो गया आपका इंड्यूस ईएमएफ। इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, हेनरी एच से लिखते हैं, ठीक है, मिली हेनरी माइक छोटी छोटी यूनिट होती है, पूरा हेनरी तो एसआई होती है, ठीक है। अच्छा, आर करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी अपॉन में आर, ये हो गया, ठीक है। इस चीज को कई बार आता है सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड। इस सॉलिनॉइड के अंदर कितने टर्न है, एन, इसका प्रत्येक टर्न का एरिया कितना है, ए, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, आपको पता है 5 इक्वल्स टू में एल आई होता है।
एल क्या होगा, फाई अपॉन में आई। फाई क्या होता है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बना, कॉस नहीं लगाना क्योंकि कॉस 1 होता है इस केस में, ठीक है, अपॉन में आई। बी क्या होती है, यूनिफॉर्म, बी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तू बता। प्री बोर्ड हुआ था अभी, सोलिनॉइड तो पढ़ा ही होगा, बता। नमामि शमीशा न निर्वाण रूपम, बता। देव, पीयूष, नहीं पता, केतु, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, एन ए अपॉन में आई। आई से आई क्या हुआ, कट मर गया, स्मॉल एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन, एल एन ए, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, दैट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड। ये आता भी है 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक एनर्जी जब ईएमएफ अगेंस्ट, देखिए भैया आपको पता है, आप जब पत्थर उठाते हो तो किसके अगेंस्ट में काम करते हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। स्प्रिंग को खींचते हो तो आप किसके अगेंस्ट में काम करते हो, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में। यहां पर भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स के चेंज के अगेंस्ट में काम कर रहा है, या फ्लक्स का जो करंट, जो भी करंट है वो इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में काम कर रहा है ना। तो यहां पर भी एनर्जी आएगी, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी भैया, तो मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट जो वर्क किया उसने, इंड्यूस ईएमएफ ने, किसके अगेंस्ट में, वेरिएबल करंट के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, तो वो वर्क क्या है, डी डब्ल्यू, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट जो वर्क हुआ वो डी डब्ल्यू हुआ, समझ गया। तो इस वर्क की वैल्यू क्या होगी, तो इस वर्क की वैल्यू होगी इंड्यूस ईएमएफ इनटू में करंट इनटू में, ये कौन सा है, वो ईएमएफ है जो इंड्यूस हुआ है, ये कौन सा करंट है, वो करंट है जिसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, इनटू में dt। ये हो गया आपका वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर माइनस लगा दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाता हूं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में, अगर आपको याद होगा तो माइनस, ये क्या होता है, एल डी आई अपॉन में डी टी, बोला हाँ, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जाती है, ये तो ना, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ये तो है, तो आई और ये क्या हुआ, डी टी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका dt से dt क्या हुआ, कैंसिल हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में एल आई डी आई, है ना, ये हो गया। किसी इंस्टेंट पर जो इंड्यूस ईएमएफ ने करंट को अपोज करने के लिए जो काम किया वो इतना किया, टोटल वर्क कितना किया, टोटल वर्क के लिए आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो, तो डी डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू, एल बाहर आएगा, आई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2, तो आंसर आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। ये वर्क हुआ, और जो भी वर्क किसी के अगेंस्ट में होता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, तो ये होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एल आई स्क्वायर। यहां पे आपको जो चीज काम की लग रही है उसे फटाफट प्रैक्टिस कर ले बड़ी। फिर क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन, यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर पहली कॉइल में करंट है, कैसा करंट है, वेरिएबल करंट है, तो दूसरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, और दूसरी कॉइल उस फ्लक्स के चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी, तो यानी उसका म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, किसकी वजह से, पहली की वजह से। और अगर दूसरी कॉइल में करंट है, और कैसे करंट है, वेरिएबल करंट है, तो वो करंट की वजह से पहली कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल, उस पहली कॉइल उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी, तो पहली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं पहली कॉइल के अंदर करंट डाल रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इसके अंदर n1 है, एरिया इसका क्या है, a है, और करंट क्या है इसके अंदर, I1 है, और इसके पड़ोस में रखी है एक दूसरी कॉइल, ठीक है, एरिया वही सेम ही रखना है आपको, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न क्या है इसकी, n2 है, ठीक है। तो ये वेरिएबल करंट इसके फ्लक्स को चेंज करेगा, पड़ोस में रखी हुई है, ठीक है। यहां पर लगा रखा है करंट के डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर, क्या लगा रखा है, करंट का पता लगे। तो भैया देखिए यहाँ पर इसका म्यूचुअल इंडक्शन होगा, कह रहा है भैया कि इसका जो फ्लक्स होगा, किसका, दूसरे का, किसका, वो किसका डायरेक्टली होगा, पहले के करंट के। पहले में ज्यादा करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स उसका ज्यादा होगा, करंट घटेगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो φ2 इक्वल्स टू में क्या हुआ,
किसका म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है? दूसरे का। किसका हो रहा है? तो M2 लगा दो, ये I1 हो गया। आप इसको ऐसे सिंपलेस्ट वे में कर रहा हूं। फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है? दूसरे का। म्यूचुअल इंडक्शन किसका हो रहा है? दूसरे का। करंट किसके अंदर है? पहले के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आप आसानी से M2 की वैल्यू निकाल सकते हो, 5 अपॉन में I1। ठीक है, ये हो गया। यहां से आप ईएमएफ निकाल सकते हो दूसरी कॉइल के अंदर, जो इंड्यूस ईएमएफ आया जिसको अपोज करने के लिए, वो क्या होगा? M2 dI1 अपॉन में dt। इस तरीके से होगा ये। और करंट की वैल्यू आप इसका रेजिस्टेंस से क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने क्या किया कि पहली कॉइल के अंदर हमने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। नंबर ऑफ टर्न क्या है? N, और एरिया क्या है? A। दूसरी कॉइल के अंदर लगा दिया वेरिएबल करंट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न क्या है? N1, एरिया क्या है? A। तो अब इसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा, किसका फ्लक्स? पहली का। वो किस पे डिपेंड करेगा? दूसरी के करंट पे। करंट बढ़ेगा दूसरी का, तो फ्लक्स किसका बढ़ेगा? पहले का। ठीक है, तो 5 फ्लक्स इक्वल्स टू में M1 म्यूचुअल इंडक्शन किसका हो रहा है? पहले का। ये मेंशन करना है कि M1 क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल। करंट I2, तो यहां से आप निकाल सकते हो E2, E1 की वैल्यू निकाल सकते हो। E1 की वैल्यू क्या होगी? माइनस डी माइनस M1 dI2 अपॉन में dt। ये हो गया। उसके बाद आप यहां से आप M1 की वैल्यू निकाल सकते हो 5 अपॉन में I2। ठीक है भैया, यही हो गया। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। क्या है म्यूचुअल इंडक्शन? कि भैया दो कॉइल रखी हो, दोनों एक दूसरे के पास में है। ठीक है, तो अगर पहली कॉइल के अंदर करंट वेरिएबल करंट है, तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल का क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। उस फ्लक्स के चेंज करने को अपोज करने के लिए दूसरी कॉइल क्या लाएगी? इंड्यूस ईएमएफ लाएगी। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब जब इसका करंट, इसमें करंट वेरिएबल रहेगा, ये तो इसके पास में रखी हुई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये बनाएगा, वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी जाएंगे, तो वो उसका भी फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसका सेल्फ हो रहा है, लेकिन इसका क्या हो रहा है? म्यूचुअल। जिसके अंदर करंट जा रहा है उसका हो रहा है सेल्फ, और दूसरी वाली क्या हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो भैया इसको आगे करेंगे अगली क्लास में। अभी तो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ क्लास को। ठीक है, वरना अभी वो वाला टॉपिक नहीं हो पाएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।